लीबिया नॉर्थ अफ्रीका का एक बहुत बड़ा देश आज एक चौराहे पर खड़ा है। इसका इतिहास पुरानी सभ्यताओं, कॉलोनियल लड़ाइयों और अपनी किस्मत खुद लिखने की चाहत से बुना हुआ है। फिर भी 2011 की क्रांति से जगा एक बेहतर भविष्य का वादा अभी भी हाथ नहीं आया है। आज लीबिया एक ऐसा देश है जो अपने अतीत के सायों और एक अनिश्चित भविष्य के बोझ से जूझ रहा है। ज्योग्राफी के हिसाब से देखें तो लीबिया एक स्ट्रेटेजिक इनाम है। मेडिटरेनियन सी के किनारे इसकी लंबी तटरेखा ने इसे लंबे समय से अफ्रीका, यूरोप और मिडिल ईस्ट के बीच एक गेटवे बनाया हुआ है। इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन ने हजारों सालों से साम्राज्यों और विजेताओं को अपनी ओर खींचा है और लीबिया के कल्चरल और पॉलिटिकल लैंडस्केप पर एक गहरी छाप छोड़ी है। पुराने ग्रीक्स और रोमन से लेकर ऑटोमन टर्क्स और इटालियन कॉलोनियलिस्ट्स तक लीबिया ने कई साम्राज्यों का बनना और बिगड़ना देखा है। हर जीत की लहर ने अपनी छाप छोड़ी है, जिससे देश की मिलीजुली कल्चरल पहचान बनी है। लेकिन इन बाहरी ताकतों ने बंटवारे के बीज भी बोए हैं, जिससे रीजनलिज्म और ट्राइबलिज्म को बढ़ावा मिला है, जो आज भी देश को परेशान कर रहे हैं। इस उतार चढ़ाव भरे अतीत की विरासत उन गहरी दरारों में साफ दिखती है जो आज भी लीबिया के समाज को तोड़ रही हैं। एकता और स्टेबिलिटी की लड़ाई तेल के बड़े भंडारों की वजह से और भी मुश्किल हो गई है। एक ऐसा लालच देने वाला इनाम जिसने अंदरूनी झगड़ों और बाहरी दखलंदाजी को हवा दी है। जैसे लीबिया एक किनारे पर खड़ा है, सवाल यही है, क्या यह टूटा हुआ देश अपने जख्म भर पाएगा और एक शांत और खुशहाल भविष्य की ओर बारच पाएगा? लीबिया की कहानी मॉडर्न देश बनने से बहुत पहले शुरू होती है। पुराने ग्रीक्स ने लीबिया के मेडिटरेनियन तट पर फलती फूलती कॉलोनीज बसाईं और साइरीन के खंडहर जैसे शानदार नमूने छोड़े, जो उनकी पुरानी विरासत का सबूत हैं। रोमन्स ने भी अपनी छाप छोड़ी, लीबिया को अपने साम्राज्य के लिए अनाज का कटोरा बना दिया। लेकिन 7वीं सदी में अरब सेनाओं के आने से लीबिया के इतिहास में एक बड़ा मोड़ आया। इस्लाम के फैलने से एक नया धर्म और एक नई कल्चरल पहचान आई। अरब की जीत ने लीबिया को बड़े इस्लामी दुनिया से भी जोड़ा। उसकी किस्मत को दमास्कस और बगदाद में बसे ताकतवर साम्राज्यों से जोड़ दिया। सदियों बाद ऑटोमन एम्पायर ने नॉर्थ अफ्रीका तक अपना राज फैलाया, लीबिया को अपने बड़े इलाकों में शामिल कर लिया। ऑटोमन राज भले ही अक्सर दूर से होता था, पर उसने लीबिया के समाज पर गहरा असर डाला, उसके लीगल सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचे को इन्फ्लुएंस किया। लेकिन भविष्य के झगड़ों के बीज तब बोए गए जब यूरोपियन ताकतें अपनी शाही ख्वाहिशों के चलते लीबिया के स्ट्रेटेजिक किनारों पर लालची नजरें डालने लगी। 20वीं सदी की शुरुआत में इटली, जो खुद को एक कॉलोनियल ताकत बनाना चाहता था, उसने लीबिया पर हमला कर दिया। इटालियन कब्जा बहुत बेरहम था, जिसमें लोगों को जबरदस्ती हटाया गया, कल्चर को दबाया गया और हिंसक विरोध हुआ। इस दौर ने लीबिया के लोगों के मन पर एक गहरा जख्म छोड़ा, जिससे बाहरी दखल अंदाजी के खिलाफ गहरी नाराजगी पैदा हुई। इटालियन कॉलोनियलिज्म की राख से एक नया लीबिया उभरा, जिसका लीडर था मुआमर गद्दाफी, एक रहस्यमयी शख्सियत। गद्दाफी, एक जवान आर्मी ऑफिसर, ने 1969 में बिना खून खराबे के तख्ता पलट करके सत्ता हथिया ली और अरब एकता और खुशहाली का दौर लाने का वादा किया। गद्दाफी के राज के शुरुआती साल बड़े सोशल और इकोनॉमिक सुधारों से भरे थे। गद्दाफी ने लीबिया के तेल इंडस्ट्री का नेशनलाइजेशन किया और इस नई दौलत का इस्तेमाल एजुकेशन, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड करने में किया। उसने अरब राष्ट्रवाद को भी बढ़ावा देने और ग्लोबल स्टेज पर पश्चिमी दबदबे को चुनौती देने की कोशिश की। लेकिन समय के साथ गद्दाफी का राज और ज्यादा तानाशाही होता गया। पॉलिटिकल विरोध को बेरहमी से दबा दिया गया और लीबिया के लीडर के इर्द गिर्द एक कल्ट ऑफ पर्सनालिटी बन गया। गद्दाफी के अजीब बर्ताव और इंटरनेशनल टेररिज्म को सपोर्ट करने से लीबिया इंटरनेशनल कम्युनिटी से और अलग थलग हो गया। जैसे जैसे सत्ता पर गद्दाफी की पकड़ मजबूत होती गई, वैसे वैसे लीबिया के लोगों में नाराजगी भी बढ़ती गई। दशकों के इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट और पॉलिटिकल दमन ने अपना असर दिखाया था। 21वीं सदी की शुरुआत तक लीबिया एक बारूद का ढेर बन चुका था, जो फटने का इंतजार कर रहा था। अरब स्प्रिंग 2011 में मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में फैली प्रो डेमोक्रेसी बगावतों की एक लहर ने लीबिया में लंबे समय से सुलग रही शिकायतों को हवा दे दी। ट्यूनीशिया और इजिप्ट में तानाशाहों के गिरने से इंस्पायर्ड होकर लीबिया के प्रोटेस्टर्स सड़कों पर उतर आए और गद्दाफी के 42 साल के राज्य को खत्म करने की मांग करने लगे।
विरोध प्रदर्शन जल्द ही एक पूरी तरह से आर्म्ड बगावत में बदल गए। गद्दाफी की सेनाओं ने बेरहमी से जवाब दिया। वे बगावत को कुचलने पर तुले हुए थे, लेकिन पासा तब पलटा जब नेटो ने मिलिट्री दखल दिया और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के तहत गद्दाफी की सेनाओं पर हवाई हमले शुरू कर दिए। नेटो के सपोर्ट से बागियों का पलड़ा भारी हो गया और आखिरकार उन्होंने ट्रिपोली पर कब्जा कर लिया और गद्दाफी का राज खत्म कर दिया। खुद गद्दाफी को अक्टूबर 2011 में बागी सेनाओं ने पकड़कर मार डाला, जिससे लीबिया के इतिहास में एक युग का अंत हो गया। लेकिन आजादी का जश्न ज्यादा देर तक नहीं चला। गद्दाफी के शासन के खात्मे से एक पावर वैक्यूम बन गया, जिसे जल्द ही आपस में लड़ती मिलिशियाज ने भर दिया। हर कोई देश की बेशुमार तेल दौलत पर कब्जा करना चाहता था। लीबिया में अफरा तफरी मच गई। आपस में दुश्मन सरकारें और आर्म्ड ग्रुप्स अपनी बादशाहत के लिए लड़ने लगे। क्रांति के बाद लीबिया ने खुद को एक बिखरे हुए पॉलिटिकल माहौल से जूझते हुए पाया। दो दुश्मन सरकारें सामने आईं। दोनों ही खुद को असली बता रही थीं और कंट्रोल के लिए लड़ रही थीं। एक तरफ थी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड और दूसरी तरफ जनरल खलीफा हफ्तार की लीडरशिप वाली लिबियन नेशनल आर्मी। इस दोहरी पावर स्ट्रक्चर ने देश को लगातार चलने वाले झगड़े में धकेल दिया, जिसमें समझौते बदलते रहते थे और सत्ता के लिए लगातार खींचतान चलती रहती थी। बाहरी ताकतों के शामिल होने से हालात और भी बिगड़ गए। हर किसी के अपने फायदे और अपने एजेंडा थे। लीबिया में सत्ता की रेत लगातार खिसक रही थी, जिससे स्टेबिलिटी और शांति का रास्ता एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। लीबिया के इस लगातार चलने वाले संघर्ष में बाहरी ताकतों ने झगड़े को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई है। कई इंटरनेशनल ताकतों ने अलग अलग गुटों को सपोर्ट दिया है। हर कोई अपने फायदे देख रहा था। इन दखलंदाजियों ने अक्सर तनाव को और बढ़ाया है और शांति के रास्ते को और भी मुश्किल बना दिया है। बाहरी देशों के शामिल होने से न सिर्फ झगड़ा लंबा खिंचा है, बल्कि एक यूनिफाइड लीबिया की उम्मीदें भी मुश्किल हो गई हैं। लीबिया में शांति और सुलह हासिल करना चुनौतियों से भरा है। दुश्मन गुटों के बीच गहरा अविश्वास और पुरानी शिकायतों की विरासत बातचीत को मुश्किल बना देती है। इसके अलावा आर्म्ड मिलिशियाज की मौजूदगी और एक मजबूत सेंट्रल गवर्नमेंट की कमी स्थायी शांति कायम करने की कोशिशों में और रुकावट डालती है। सुलह की तरफ का सफर लंबा और मुश्किल है, जिसके लिए सब्र, समझौता और एकता के लिए सच्ची कमिटमेंट की जरूरत है। लीबिया का भविष्य कई पॉसिबल नतीजों पर टिका है। एक तरफ एक पॉलिटिकल समाधान की उम्मीद है जो स्टेबिलिटी और खुशहाली ला सकता है। दूसरी तरफ लगातार बिखराव और झगड़े का खतरा अभी भी ज्यादा है। स्टेबिलिटी की तलाश एक नाजुक संतुलन है, जिसमें न सिर्फ अंदरूनी हालात बल्कि बाहरी ताकतों का असर भी शामिल है। आखिर में लीबिया के लोगों की हिम्मत और पक्का इरादा ही उनके देश की किस्मत तय करने में अहम भूमिका निभाएगा। मुश्किलों और उथल-पुथल के बावजूद लीबिया के लोगों की हिम्मत चमकती है। लीबिया के लोगों ने मुश्किलों का सामना करते हुए गजब की ताकत और हिम्मत दिखाई है। एक बेहतर भविष्य के लिए उनकी कभी न खत्म होने वाली उम्मीद और अपने देश को फिर से बनाने का उनका पक्का इरादा उनकी हिम्मत का सबूत है। यही वो कभी न हार मानने वाली स्पिरिट है जो लीबिया को आगे बढ़ा रही है, सबसे मुश्किल हालात में भी।